हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके क्वेश्चंस हैं ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी हमने एक वीडियो में हमने एक ईयर मतलब एक दिन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। तो आज हम सेकेंड वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं सीडीपी के क्वेश्चन ही आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला जो है ये कथन दिया गया है, दूसरा तर्क दिया गया है। कथन मतलब यहाँ पे दिया गया है कोई स्टेटमेंट है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। तो कह रहा है कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। दूसरा इसका कारण क्या बता रहा है कि विकास का स्वरूप जो है वो गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुनें। तो पहली बात तो विकास की जो गति होती है, प्रोग्रेस होता है, जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो एक ही दर से नहीं हो सकता है। मतलब हम सभी बच्चों के विकास की गति की तुलना नहीं कर सकते हैं। बच्चा अगर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में है और एक ही उम्र का बच्चा है तो विकास आपने खुद देखा होगा, उसका विकास अलग तरीके से होता है। तो विकास की गति समान नहीं होती सभी बच्चों में। और ये सभी सांस्कृतिक परिवेश में, जो परिवेश में चाहे इन्वायरमेंट में रहते हैं बच्चे, उन सभी में समान नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, अपने आप में ही दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है। जो विकास है, ठीक है, इस तरीके से समझिए। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। ये इसमें ये कह रहा है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। मतलब वो अपने पैरों का इस्तेमाल करती है और कूदती है, मतलब वो कूदना और छलांग मारती है। तो ये विकास किस प्रकार का है? अगर ये विकास कहा जाता है एक ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो इसको हम शीर्षगामी कहते हैं, यानी सिफेलोकॉडल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम सिफेलोकॉडल कहते हैं। ठीक है, सिफेलोकॉडल विकास होता है। सिफेलो का यहाँ मतलब ही है सिर से शीर्ष से गाम, मतलब पैरों तक होता है। सिर से पैरों तक विकास जो होता है उसको हम शीर्षगामी कहते हैं। तो यही जो विकास हो रहा है ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। प्रोक्सिमो, ये डिस्टल होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है, जिसे हम समीप दूर अभिमुखी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रोक्सिमो डिस्टल विकास कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे डेवलपमेंट से आपका विकास से क्वेश्चन आता ही आपके एग्जाम में है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो डेवलपमेंट के बारे में जो थ्योरीज हैं वो सब पढ़ के जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो कथन सही नहीं है उसको आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ये भी सही है। जो वुडवर्थ ने उन्होंने बताया था, ये जो विकास होता है, डेवलपमेंट किसका गुणनफल होता है? ये एच और ई, मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण और हमारे जो आनुवंशिकता है, जो पेरेंट्स से हमें अंदर आता है, और ये जो वातावरण से हम सीखते हैं, ये दोनों का क्या है? गुणनफल होता है। इन दोनों में जो अंतःक्रिया होती है उसका एक उत्पाद है। तो ये बात तो सही हो गया। दूसरा है कि विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकास का पूर्व मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ हद तक पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा जो ऑप्शन है ये है कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये बात तो सही है। विकास की कुछ हद तक, मतलब विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन आपका तीसरा है ये। और ऑप्शन जो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो विकास जो होता है, विकास की जो दर होती है, स्पीड, दर, रेट, ये सब के अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये सार्वभौमिक होती है, ये तो बात की दर समान नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा है, और ये प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। इसमें भी ये कथन और तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कुछ
ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपने देखा होगा पैटर्न। क्वेश्चन में बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो आपको ये दोनों क्या सही हैं, और ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसका कारण बता रहा है सही है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दोनों सही है, क्योंकि बच्चा अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका कारण क्या है? ये समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो औपचारिक अनौपचारिक साधनों के जरिए ही होते हैं। जैसे कि वो स्कूल में सीखता है और अपने घर में सीखता है। अनौपचारिक का मतलब वो जो स्कूल के बाहर सीखता है, औपचारिक मतलब वो किसी संस्था से सीखता है। तो ये दोनों ही सही है। और एक जो ए है और जो आर है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही हो जाएगा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5वां प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो जिन प्याजे थे जिन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, जिन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। चारों अवस्था के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक अवस्था जिसे कहते हैं। तो दूसरा जो होता है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। ये तीसरा अवस्था होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब वो चीज़ है जो बच्चे के सामने प्रेजेंट होगी और बच्चा उसको देख सकता है। तो ये तीसरा अवस्था होता है जिसको मूर्त या कॉन्क्रीट भी कहते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज भी, या जो बच्चे के सामने होता है। तो इसमें आप एक बच्चा अगर किस अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा, तो उसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास। अमूर्त चीज़ें ही नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी बच्चा मूर्त स्टेज में है। वो अमूर्त चीज़ें जो उसके सामने है नहीं, उसके बारे में वो कुछ जान भी नहीं सकता। बच्चा जो उसके सामने चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके बारे में ही सीख सकता है। तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा है, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गित करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, या फिर ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो बच्चा अभी बहुत छोटा है और इसको बच्चे को ऐसी समस्याएं देंगे जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, जिसमें तो ये गलत हो गया है। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, या फिर वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गित करने के मौके मुहैया करने चाहिए। तो ये देना चाहिए। वस्तुएं जब बच्चे के सामने प्रेजेंट होगी तो बच्चा वो करेगा। तो ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, जिन प्याजे से आपका 2-3 क्वेश्चन तो आता ही है, वाइगोत्स्की से 2-3 क्वेश्चन होता है। तो जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वो साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किस अवस्था में होता है? जिसमें अगर वो चीज़ें उसके सामने से हट जाएं लेकिन उसका प्रतिबिंब उसके सामने आ जाता है। तो ये किस अवस्था में होता है? जैसे कि जब इंद्रिय गामक अवस्था थी तो बच्चे को क्या किया जाता था? उसको टॉय दिया जाता है। अगर ये टॉय हटा के उसको कहा जाए कि टॉय नहीं है, ख़त्म, तो उसको ऐसा लगता है चलो ठीक है, उसको छिपा दिया जाता है। तब बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता है कि उसको लगता है कि सच में ये ख़त्म हो गई चीज़ें। लेकिन जब इस प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, मतलब उसको अब लगने लगेगा कि साइकिल है कोई चीज़ और उसके सामने से हटा देगी ना, तो उसके मस्तिष्क में वो प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किस अवस्था में होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व परंपरागत अवस्था ऐसा कुछ नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें होता है, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? वो अमूर्त चीज़ों के बारे में, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देगा, ये सब चीज़ें होती हैं। 7वां प्रश्न है, मानव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत यह क्या दर्शाता है?
मतलब ये बच्चा आनो जो है 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने में अकेले में क्या करता है, स्ट्रगल करता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लेता है। लेकिन जब शिक्षिका उसकी मदद कर देती है तो वो ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, तुरंत वो सॉल्व कर लेता है। तो लेव-वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है, अगर टीचर बच्चे की मदद कर रही है तो ये क्या कहलाता है, प्रतीकवाद। प्रतीकवाद तो है ही नहीं, सिम्बॉलिक, ये सब चीज़ें किसने प्रयोग किया है, ये तो इनका है ही नहीं, ठीक है, ये कट करिए। परिपक्वता भी नहीं होगा, पुनर्बलन स्किनर ने ये सब किया, ये भी नहीं, परिपक्वता नहीं, तो समस्त विकास का क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा अगर किसी की सहायता लेकर आगे बढ़ जा रहा है तो जैसे ढांचा होता है ना, उसी तरीके से टीचर एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब लेव-वाइगोस्की से भी बोला मैंने, क्वेश्चन आता ही है, 8वां प्रश्न है ये। लेव-वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम क्या होता है, ज्ञान के निर्माण का सक्रिय है, ज्ञान प्राप्ति करने का एक निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय शब्द ही यहाँ गलत हो जाएगा, निष्क्रिय शब्द हम नहीं कह सकते ज्ञान की प्राप्ति। अभ्यास व दोहराने की प्रक्रिया भी नहीं होती है, दोहराना गलत है, दोहराव की प्रक्रिया। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों का, ये लेव-वाइगोस्की ने कहा ही नहीं था उद्दीपन का, ठीक है। ज्ञान निर्माण की सक्रिया है ये, ठीक है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिया है, मतलब ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। सक्रिय मतलब एक ज्ञान निर्माण की सक्रिया मतलब एक्टिव प्रोसेस कह रहा है ये एक्टिव प्रोसेस होती है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की एक्टिव प्रोसेस होती है ये। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 9, क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, मतलब वो बच्ची जो है वो चाह रही है कि वो दूसरों के नज़र में अच्छा दिखे, उसको लगे कि मैं, वो लड़की को लगे कि मैं, लोगों को लगे कि ये गुड गर्ल है, गुड बॉय इमेज वाला कैरेक्टर समझ लीजिए, गुड बॉय गुड गर्ल इमेज वाला है। तो वो किस अवस्था में है ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 स्टेजेस बताए थे और 3 स्तर बताए थे, यानी 3 लेवल्स बताए थे, और 3 लेवल्स के अंदर ही 2-2 अवस्थाएं, मतलब 6 अवस्थाएं थी, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वो दूसरों के नज़र में अच्छा देखना चाहती है, कि लोगों को लगे ये अच्छी लड़की है। तो ये कौन से नैतिक विकास के किस चरण में है, ये आपको ये बताना है, मतलब लेवल कौन सा है, स्तर कौन सा है ये। तो ये जानते हैं ये कौन सी अवस्था में आता है, ये पारंपरिक अवस्था में आता है, ठीक है। ये दूसरा अवस्था जो है ना उसमें आता है ये, क्लियर, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल की जो इमेज होता है, प्रशंसा की अवस्था, वो दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे लोग उनको अप्रिसिएट करें, उनकी प्रशंसा करें। तो ये पारंपरिक अवस्था में आता है, जिसमें वो चाहता है कि जो गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज है वो बनाना, अच्छा लड़के, और जो लड़के वाला सोच होता है इसी में आता है, पारंपरिक में। ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, एक प्रगतिशील शिक्षा क्या है, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, मतलब प्रगतिशील, जहाँ बच्चा सीख रहा, अच्छा इन्वायरमेंट हो, सीखने का स्वरूप जो हो सामाजिक होता हो। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र और पाठ्य पुस्तकें जहाँ पे होंगी वो गलत हो सकती है, एकमात्र नहीं हो सकता, सीखने का साधन एकमात्र नहीं हो सकता, वो भी पाठ्य पुस्तक से ही हम सीखें ऐसा नहीं है, ये गलत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है, बैठने की व्यवस्था से बच्चा क्या सीखेगा, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। आप प्रोग्रेसिव कक्षा नहीं कि बता रहा है कि आप अपने क्लास को डेकोरेट करिए, सजाइए बच्चा। पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है, पाठ्यचर्या को हम मानक नहीं मान सकते। तो पहला ऑप्शन हो, सीखने का जो स्वरूप हो वो सामाजिक होता हो, वो प्रगतिशील शिक्षा होती है। बच्चा अपने परिवार से भी सीखे, आसपास सीखे, स्कूल में सीखे, सब जगह से सीखे, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है। किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है आपको। अगला जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस किस पर बल देती है, ये पूछा गया था, इस बार पढ़ के जाइएगा। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ठीक है, लचीला है तो हो सकता है ये सही हो सकता है, लचीला जहाँ भी होगा वो सही हो सकता है। लचीला शब्द जहाँ पे मिलेगा वो अगर
इस तरीके से पूछा तो वो सही हो सकता है। बहुस्तरीय, बहुभाषी, ये सब पॉजिटिव होता है। तो बच्चे केवल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बच्चे केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मानकी नहीं, स्टैंडर्ड सेट नहीं करना, ये भी गलत होता है। बच्चों के स्मरण कौशल, स्मरण भी मतलब स्मरण रटने वाला, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं। तो हमें सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा लचीला, जहाँ पे लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए, मैंने आपको बताया था, पहले 8 बताया था, फिर 9 हो गया इसमें। तो इनकी बुद्धि के प्रकार में कौन सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? ठीक है, इंटरपर्सनल, एक इंट्रा पर्सनल इन्होंने इंटेलिजेंस बताया था। इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रा पर्सनल होता है। तो दोनों को आप एक तरीके से, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप चेक कर लेंगे, अलग से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसमें क्या है कि मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील हो, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रा का पर्सनल होता है जब इंट्रा यानी एक होता है अंतःवैयक्तिक, इसको इंग्लिश में इंट्रा कहते हैं। इंट्रा जब होता है ना तो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं के बारे में समझने की क्षमता रखता है। जब यहाँ पे इंटर आ जाता है तो वो दूसरों के इच्छाओं विचारों को समझने की क्षमता रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की उसकी क्षमता होती है। ध्वनि और ताल जो होते हैं वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब म्यूजिक वाले में आएगा, जो जिनके पास म्यूजिक का इंटेलिजेंस होता है। भाषा और लिखित ये जो लिंग्विस्टिक होंगे, उनके खुद को समझने की क्षमता जो होती है ये इंट्रा में आती है। ठीक है, इंट्रा में होती है। ठीक है, तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि किसका है? दूसरों के विचारों इच्छाओं को समझने की क्षमता। ठीक है, इंग्लिश भी देख लिया करिए, इंट्रा पर्सनल। अगला देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की से 3-4 क्वेश्चन सबसे आ जाता है, जिन पे आ जाए वाइगोत्स्की, ये तो फेवरेट है। 13वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? मतलब ये जो ये इन्होंने बताया ना, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वाइगोत्स्की का संरचनावाद में किसकी भूमिका जो है ज़्यादा है, किसका रोल ज़्यादा है? तो इसमें भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का भी। स्कीमा जो है ये जिन प्याजे ने बताया था। इनाम व सज़ा, पनिशमेंट, ये सब नहीं है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा 13 का? इन्होंने पहला भाषा की भूमिका अहम बताई है। ठीक है, परिकल्पना तो इनमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब सीखने का आकलन करने के लिए, यानी बच्चों को लर्निंग हो रही है उसका असेसमेंट करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या बच्चों से कक्षा में की गई अंतःक्रिया से उसके सीखने का आकलन करना चाहिए, परियोजना से, प्रोजेक्ट वगैरह देके, पोर्टफोलियो से, आत्म आकलन से? अपना आकलन करने से क्या होगा बच्चों का, मतलब ये कह रहे हैं सेल्फ असेसमेंट से। तो बच्चों के सीखने का आकलन करना है ना हमें, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, हाँ आत्म आकलन भी हो सकता। हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षक किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? उसे बच्चों के लिए एक कक्षा में की गई अंतःक्रिया से भी कर सकते हैं, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चारों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न है, ये भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य और किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन इवैल्यूएशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ये किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी मतलब मूल्यांकन क्यों होता है विद्यालय में? विद्यार्थियों को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों की उसके सहपाठियों से तुलना में प्रदर्शन, तुलना कभी नहीं करते, ये गलत वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता पुष्ट पहचान की जा सके। विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी, रटने की क्षमता थोड़ी के लिए पढ़ा रहे, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप बताइए इसमें? तो देखिए हम क्या करने आए हैं, विद्यार्थियों की कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दें, अगर कोई बच्चा कमजोर है उसको कितना सहायता दें, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं।
ना कि उसकी असफलता, उसकी कमियों को, एकदम अभाव को, असफलता को पुष्ट पहचान की जा सके, इसलिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो आंसर आपको मैंने बताया ये पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा समावेशन में बाधक है? मतलब कौन सी ऐसी विधि है जिसमें इंक्लूसिव या समावेशन में बाधक या बैरियर की तरह काम करेगा, जो रोकेगा? कक्षा का अनुशासन और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित हो, ये तो सही है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाए, कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों के लिए पूरा किया जाए। ठीक है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करे, ये भी सही है, तो गलत तो हो नहीं सकता। तो ये नहीं पूछा है, बाधक पूछा। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाए, तो ये भी सही है। 16वां का देखा जाए तो दूसरा समावेशन किया गया है, मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेके आया गया है। तो इसमें थोड़ी है कि हम कुछ विद्यार्थी, कुछ सभी गलत है, यहाँ केवल ही आया है, आपने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे केवल आया, और केवल वाला हमेशा नेगेटिव होता है। तो बाधक पूछा है, तो ये बाधक हो गया ना कि कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को हम पूरा करने के लिए डिजाइन करें सामग्री को, बाकी बच्चों को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे साथ होते हैं समावेशन में। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17वां है ये। निम्नलिखित में से कौन सी हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है? जो मार्जिनाइल्ड ग्रुप के होते हैं उन बच्चों को क्या करना, समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है। ये मतलब बच्चों को एक साथ एक समूह में रखने के लिए कौन सी ऐसी विधि है जो मार्जिनलाइज्ड जो बच्चे होते हैं, हाशिए के समूह के जो बच्चे होते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न, उनके लिए बाधा उत्पन्न करती है, आपको ये बताना है। शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिक का आग्रह। तो एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसेस, इक्विटी इन राइट्स, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, सोशल स्टिग्मा। तो क्या है ये बाधा करती है बच्चों को? मतलब वो बच्चे उस बैकग्राउंड के, उस जगह के बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, चाहे वो पीछे हैं तो वो भी नहीं जा सकते। ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें बाधा करती है बच्चों को? तो ये सोशल स्टिग्मा होती है, ना कि शैक्षिक स्थानों तक पहुँच। वो बच्चे वहाँ तक जाएंगे, लेकिन समाज ही ऐसा बन गया है ना कि नहीं, इन बच्चों को वहाँ नहीं जाना। जैसे कि हमारे सिस्टम में होता है ना कि हिंदू मुस्लिम, अब तो ऐसा नहीं, पहले होता था ना कि हिंदू ही विद्यालय जाएंगे, गुरुकुल पढ़ेंगे, छत्री ही जाएंगे, जैसे आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। उसी तरीके से ये है कि आप वहाँ पर क्या कारण होता है, वहाँ पे सामाजिक वर्तिकाग्र, स्टिग्मा जो होता है कि समाज में वर्ग में बटे हुए लोग हैं, तो पहले भी ऐसा होता था, तो इसलिए वो भावना जो है ना वो नहीं जाने देती है। 18वां प्रश्न देखते हैं, ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये लर्निंग जो अक्षमता होती है, सीखने में अक्षमता, तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे, मतलब बच्चा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। लिखने का मतलब होता है ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। जहाँ भी आपको ग्राफिया शब्द आ जाएगा वो लर्निंग से, लिखने से जुड़ा होगा, तो डिस्ग्राफिया इज द राइट आंसर। ठीक है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चा लिख नहीं पाता। डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ने में अक्षमता हो। डिस्पेक्सिया में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा जेस्चर नहीं कर पाता है, वो काम करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। डिस्कैलकुलिया जो मैथ संबंधी अक्षमता होती है उसमें आता है, गणित संबंधी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है? श्रवण विद्यार्थियों के, यहाँ पे ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं ना, जो कान से सुन के पढ़ते हैं, उनका समावेशन करना, मतलब उनका समावेशन करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। ठीक है, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों को निर्देश रखें। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो बाधा क्या उत्पन्न करती है ये बताना है। तो जहाँ भी मौखिक है, जहाँ पे बच्चा सुन रहा है, उसमें तो वो बाधा उत्पन्न नहीं करिए। मौखिक निर्देश देंगे तो वो भी उत्पन्न नहीं करिए, तो सही है। टेप पर दत्त कार्यों का निर्देश रखेंगे तो ये भी उत्पन्न नहीं करेगी।
श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा नहीं उत्पन्न करेगी और यहाँ पे विद्यार्थियों के मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, तो हो सकता है ये बात विद्यार्थियों को अपने में बातचीत करके सोचने दे, तो ये भी सही हो सकता है। तो क्या गलत हो सकता है, लिखित परीक्षा देंगे तो वो सुनेंगे नहीं ना, तो ये बाधा उत्पन्न करती है। जो श्रवण विद्यार्थी है मतलब सुनते हैं, जो ऑडिटरी स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडिटरी मतलब जो कान से सुन के पढ़ रहे हैं यानी ऑडिटरी लर्नर्स हैं, उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगी। उनको लिखित परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देंगे, तो सुनाई तो देगा नहीं, तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? यानी जो प्रतिभा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, धीमी समझ थोड़ी होगी प्रतिभावान विद्यार्थी में, जिज्ञासा की कमी नहीं होगी, तभी तो वो प्रतिभावान है। अगर उनमें जिज्ञासा की कमी होगी, सोच में सटीकता और आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की, आसान कार्य नहीं चुनेंगे, प्रतिभावान है वो, सोच में उनकी सटीकता होगी, सटीकता की आवश्यकता होती है, सोच में सटीकता की आवश्यकता है, तो वो प्रतिभावान के अंदर आएंगे। चलिए 21 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल यानी अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझे, को सुसाध्य करने के लिए यानी उसको देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित किससे बचना चाहिए? अगर वो वो टीचर है, अगर अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो चाहती है उनमें अच्छी तरीके से विकसित हो, तो उनको क्या करने से बचना चाहिए, यानी वो कौन सी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए? संकल्पना का मानचित्रण, तो ये तो सही हो जाएगा। रूपरेखीकरण, सारांशीकरण या संदर्भहीनता, यानी डिसकंटेक्चुअलाइजिंग, मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, संदर्भहीनता हो जिसमें आप संदर्भ में चीज़ें नहीं बताएंगी तो बच्चे को समझ कैसे आएगा, तो ये इससे बचना चाहिए। आपको चीज़ें संदर्भ में पढ़ानी चाहिए। अगर मैंगो पढ़ा रहे हो तो आप फ्रूट्स के बारे में बताओ, ना कि इसमें ट्रेन बसेस के बारे में बताने लगोगे, ठीक है? ये होता है संदर्भ में। तो संदर्भहीनता का मतलब उस कंटेस्ट में नहीं बताओगे, तो इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य, यानी कोई कंसेप्ट है उसको विद्यार्थियों में बताने के लिए कि एक शिक्षिका ने उनमें से क्या करना चाहिए कि बच्चों को वो समझ आ जाए, कोई कंसेप्ट है वो विकसित हो जाए बच्चों में। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचेंगे। क्यों बचेंगे? आपको बचना नहीं है, यहाँ पे करना चाहिए पूछा है, तो आप ये गलत होगा। उसमें संबंध जोड़ना चाहिए, जो पिछला ज्ञान है उसको जोड़ना चाहिए। नियमों को समझाने और धारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें। नहीं, गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित नहीं करना है, आपको संदर्भ में पढ़ाना है। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। जटिल है तो जटिल रूप से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अब बचा जो ऑप्शन हमने पढ़ा अभी, नियमों को समझने और अवधारणाओं को की विशेषताओं को परिभाषित करने पे ध्यान दें, ठीक है? बच्चे को नियम समझ आए तो ये सही हो जाएगा। रूल्स को समझाए बच्चों को, ठीक है? अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अकादमिक प्रदर्शन यानी एकेडमिक जो प्रदर्शन होता है बच्चे का, जैसे स्कोर करते हैं 50 जैसे हमारा स्कोर कार्ड होता है उसकी बात हो रही है, तो विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या नहीं जिम्मेदार है एकेडमिक प्रदर्शन के लिए? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय, क्या जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, ये पूछा है। जिम्मेदार नहीं है ये बताना है आपको। जिम्मेदार बोरियत हो सकती है एकेडमिक प्रदर्शन में। जिम्मेदार टीचर की जो बोरियत का मतलब यह है, अगर टीचर एकदम बिल्कुल नीरस है यानी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, आके बस किताब एकदम रट के जाता है, रट के आके उसको बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को कहता है रट लो, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। इवन मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ अगर टीचर वन लाइनर आके ऐसे समझा के चला जाता है। इवन सभी बोर हो जाते हैं कि टीचर कुछ पढ़ा नहीं रहे। तनाव, तो जिम्मेदार नहीं है वो पूछा है। तनाव भी जिम्मेदार हो सकता है। जिज्ञासा कैसे जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं है वो पूछ रहा है, तो जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं है ये पूछा है। अगर जिज्ञासा है तो बच्चा अच्छा से सीख रहा है,
भय भी जिम्मेदार होता है। बच्चों को टीचर डराते रहते हैं तो इस डर से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो जिज्ञासा नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा इज द राइट आंसर। 23 का थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 24। एक संप्रत्य को पढ़ाते समय, यानी कोई कंसेप्ट है उसको पढ़ाते समय एक शिक्षक को ऐसा उदाहरण दे रहा है, मतलब कोई टीचर है वो एक ऐसा उदाहरण दे रहा है कि जिससे उस संप्रत्य से जुड़ी श्रेणी ही सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। मतलब उस संप्रत्य से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। अगर टीचर उस श्रेणी की सबसे मूल विशेषता को बताकर उस संप्रत्य को बच्चों में बता रहा है एकदम उदाहरण देके, तो वो क्या होगा? गैर उदाहरण, एक आदिरूप, एक अपवाद, या फिर एक भ्रांति। भ्रांति नहीं हो सकती, एक प्रोटोटाइप होता है। मतलब कोई एकदम मूल विशेषता बताकर उस उदाहरण से वो बच्चे को इस संप्रत्य को समझाना चाहता है, तो एक भ्रांति नहीं होगी, इससे गैर उदाहरण नहीं कहा जाता, इसे आद रूप कहा जाता है। इसको आद रूप, अपवाद नहीं कहा जाता है। 24 का जो आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, इसको आद रूप या आद रूप सही हो जाएगा। ठीक है, इसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। अब प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, एक आद रूप हो गए। 25 पढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित किस विकास को सुगम बना रहा है? एक निर्दिष्ट लक्ष्य का मतलब है यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड गोल है बच्चे का, एक डिसाइडेड है, ये स्पेशलाइज्ड गोल है। वहां तक पहुंचने के लिए जो एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक ने क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि बच्चा उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो एक शिक्षक निम्न में से किसका विकास सुगम बना रहा है? किसके मतलब निम्नलिखित किसके विकास का सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान का, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का, अधिसंज्ञा का, या फिर लास्ट वाला देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, या फिर रट कर याद करना। रट कर याद करने से क्या लेना देना है इसमें? रट कर याद करना बिल्कुल गलत है। वो अधिसंज्ञा दे रहा है, यानी मेटा कॉग्निशन। वो मोटिवेट कर रहे हैं बच्चा अपने बारे में सोचे, अपनी लर्निंग के बारे में सोचे, अपने देखो क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये मैंने भूल गई कि मतलब एक स्पेशलाइज्ड गोल की तरफ पहुंचने के लिए एक टीचर क्या कर रहा है कि बच्चे को मोटिवेट कर रहा है कि वो अपनी जो उसकी क्षमताएं, अभी मैंने आपको बताया ये मेटा कॉग्निशन का प्रश्न पूछा था लास्ट जो अभी कराया ना, अभी फर्स्ट वीडियो, इसमें मेटा कॉग्निशन के बारे में मैंने बताया था। तो बच्चे को कह रहा है कि तुम अपनी क्षमताओं के बारे में चिंतन करो, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम सीख कैसे सकते हो, इसके बारे में चिंतन करो। जब बच्चा अगर खुद के बारे में सोच रहा है, अपने चिंतन के बारे में सोच रहा है, अपनी क्षमताओं के बारे में सोच रहा है, तो वो अधिसंज्ञा या मेटा कॉग्निशन के अंदर आता है। मेटा कॉग्निशन आपको इसी तरीके से याद कर लीजिए, मेटा कॉग्निशन के अंदर आता है। जब बच्चा खुद के बारे में, अपने चिंतन के बारे में सोच रहा है और टीचर प्रोत्साहित कर रहा है, तो वो मेटा कॉग्निशन का विकास कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26। ये आया भी था प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किसके महत्व पर बल दिया है? तो मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 है, किसके महत्व पर बल देता है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। सक्रिय है तो सक्रिय वर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वेदन और बार बार अभ्यास से नहीं होता है। सामग्री को रटना बिल्कुल गलत होता है। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ की बात कर रहा है। ये सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पे महत्व बल देता है कि जो टीचिंग, यहाँ पे देखिए टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है, तो इसमें टीचर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो इस प्रोसेस में दोनों में आपसी क्या होगा? बातचीत होगी, जुड़ाव है, इंटरेक्शन है, तब वो बच्चा सीखेगा। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, इसमें सक्रिय जुड़ाव और बातचीत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 27।
27 प्रश्न है कि किस समस्या को हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। कोई समस्या है, उसको हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए, यानी एक टीचर है हेल्प कैसे कर सकता है, एक शिक्षक निम्न में से क्या करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को तो उसको हेल्प कैसे करेगा। वो असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित कैसे करे। भ्रमित करना टीचर का कार्य नहीं, तो बच्चे को, ठीक है। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और इन्हें इसे नकल करने के लिए कि आप टीचर बनेंगे, बच्चों को कहेंगे बच्चा ये मैंने जो पढ़ा है इसमें से नकल कर लो, लो तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुम पास हो गए। नकल कराना भी एक गलत वर्ड होता है। ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे या जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करे। तो क्या करना चाहिए एक टीचर को। गिव क्यूज टू दैट एक्टिविटी दैट रिलेवेंट टू स्कीमास। बच्चे को संकेत दे, हिंट दे, ठीक है। एक टीचर एक स्कीमा जो है ना संरचना का सक्रिय करे। बच्चे की जो स्कीमा में जो पहले फिट है वो बस हिंट देते हैं। बच्चों को हिंट देना सही होता है। जानकारी को दे दे, लेकिन वो भी छोटे छोटे भागों में। जानकारी तो पूरी दे ही दोगे तो फिर मतलब क्या हुआ। बच्चे को हिंट करे ताकि जो इसका स्कीमा है जो पहले वो ज्ञान उसके अंदर है, बस वो थोड़ा सा एक स्टिमुलस मिले से वो एक्टिव हो जाएगा। तो वो देना है बच्चे को। जैसे हमें नहीं होता, मैम से कहते हैं मैम थोड़ा सा हिंट दीजिए। थोड़ा सा हिंट मिलने पे जो भी हमारे माइंड के अंदर होता है, जो भी हमने हमारे अंदर मेमोरी होती है, सब निकल जाता है बाहर। तो वो हिंट देना चाहिए। 28 देखते हैं, 28 प्रश्न क्या है। ये भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अधिकथन है और तर्क दिया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये बात पॉजिटिव है, अवसर देना चाहिए। अगर बच्चे का डाउट है ना, उसको मौका देना चाहिए, आपके सामने वो बताए। दूसरा इसका कारण क्या है कि भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो तर्क की बात करें तो मुझे तो हाँ तक तर्क गलत लग रहा है। भ्रांति महत्वहीन नहीं हो सकती, महत्वपूर्ण होती है। बच्चा अगर डाउट लेके आ रहा है तो वो महत्व है उसके, तो ए तो सही है, लेकिन उसका जो रीजन दिया वो गलत है, ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। 29 प्रश्न है कि अधिगम असहायता यानी लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है, यानी बच्चा लगता है कि अब मैं मजबूर हूँ, मैं सीख नहीं पाऊंगा। ये सब कब महसूस होता है, जब क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। मतलब लाचारी पूछ रहा है ना, लाचारी मतलब उसको अब ऐसा महसूस होता है वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो उसको कुछ नहीं आता, बच्चा ऐसा सोचता है। तो ये तो गलत हो गया ना, लाचारी तो इसका तो मतलब नहीं। अगर उसको लग रहा है कि उसमें सुधार हो रहा है तो फिर वो लाचारी असहायता क्यों महसूस करेगा, तो ये भी गलत है। दूसरा क्या है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्य पर केंद्रित होता है, ये तो उसके लिए लाचारी नहीं महसूस करेगा। शैक्षणिक गतिविधियों में परिणाम नियंत्रणीय है, तो अगर वो कंट्रोल में है तो फिर वो लाचार क्यों महसूस करेगा, ये भी गलत है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित हैं, हाँ ये सही है, अनियंत्रित है, इसलिए वो लाचार महसूस कर रहा है। अगला लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का मतलब इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर से आता है, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है। जैसे कि आप सुपर टेट का एग्जाम आएगा, आपको इंटरनल मोटिवेशन अब तो पढ़ना है। कुछ होता है बाहरी कि आपको जॉब चाहिए तब है, तो एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य और आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो इसमें से पूछा कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। तो माता पिता द्वारा दंड से बचने की, दंड बाहरी होता है, माता पिता से दंड में ये हमारे अंदर तो नहीं आ रहा है, तो ये तो बाहरी हो गया, ठीक है। दूसरा, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, मतलब रुचि है, रुचि किसके अंदर होती है, हमारे अंदर होगी। तो रुचि क्या है, एक आंतरिक मोटिवेशन होती है। आंतरिक मोटिवेशन कैसा है, ये इसी के अंदर आएगा। इंटरेस्ट जो है ये आंतरिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। शिक्षक की प्रशंसा चाहते हो कि शिक्षक तुम्हारी प्रशंसा करे अध्ययन में, तो वो तो बाहरी होता है ना। प्रतियोगिता में जीतने के लिए करोगे वो भी बाहरी होगा, लेकिन जो नहीं है बाहरी वो आंतरिक में आएगा। एक गतिविधि में रुचि के कारण, ये आंतरिक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।